वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन में। मैं एमडी अतशाम। तो गाइस, मैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, तो ये मेरा जो वीडियो है ये सीक्वेंस में नहीं है। मैं वीडियो जो है वो रेंडमली बना रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि अभी एग्ज़ाम सामने है और स्टूडेंट्स का जिस तरह से रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मेरे वीडियो में सीरियल नहीं है, मैं सीक्वेंस में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो अगर आपने भी किसी टॉपिक में रेंडमली किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है, तो आप अपना डाउट जो है कमेंट सेक्शन में लिख दें या उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में लिख दें। उस पे भी मैं वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगा। तो आज जो मेरे पास टॉपिक है जिसे मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है जिसे हम डिमांड कहते हैं। तो डिमांड तो मैं पहले बता चुका हूं, पिछले सेशन में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। आज जो हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, जिसे हम मांग की लोच कहते हैं। तो ये मांग की लोच होता क्या है? अगर इसका डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो इसका डेफिनेशन इस तरह से दिया गया है कि मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन की दर को मांग की लोच कहते हैं। यानी कि चेंजेस इन रेट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इसके वर्ड मीनिंग से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो वर्ड इलास्टिसिटी है ना, इसी से इलास्टिक बना है। आप सबों ने इलास्टिक को देखा होगा, वो जिसे हम रबर बोलते हैं। तो अगर आप उसे खींचोगे तो वो आकार में बड़ा होगा, फिर छोटा होता है। यानी कि इलास्टिक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अभी अगर मेरा ये जो एस्पेक्ट है ये इलास्टिक नहीं है, क्योंकि मैं इसे खींचूंगा तो ये बड़ा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा चीज जैसे कि रबर होता है, तो हम बोलते हैं कि ये जो रबर है इसमें इलास्टिसिटी है। इलास्टिक जो है वो किसी कमोडिटी का नाम नहीं होता, वो नाम नहीं है इलास्टिक किसी कमोडिटी का। इलास्टिक जो है, इलास्टिक होना एक खूबी है, एक विशेषता है। तो रबर की यह विशेषता होती है कि वो इलास्टिक है, वो फैल जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। तो इसी खूबी को, मतलब जो अपने आकार को बदल लेता है, तो इसी चीज को, आकार के बदलने को ही हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, जिससे इलास्टिक बना है। और अगर हिंदी में लोच कहें, तो लोच हम उसी को बोलते हैं जो अपने आकार में परिवर्तन कर सकता है। तो अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं मांग की लोच के बारे में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, मतलब डिमांड का इलास्टिसिटी देख रहे हैं। तो क्या डिमांड बदल जाएगा? कैसे बदल जाएगा? क्या डिमांड पहले रेड कलर का था, ब्लू कलर का हो जाएगा? क्या ऐसे बदलेगा डिमांड? या क्या डिमांड पहले आधा केजी था, अब 2.5 केजी हो जाएगा, ऐसे बदलेगा डिमांड? नहीं, डिमांड ऐसे नहीं बदलेगा। डिमांड में परिवर्तन, डिमांड में चेंज का मतलब है एदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की जिस क्वांटिटी का डिमांड करता है, वो क्वांटिटी जो है उसमें चेंज आएगा। क्वांटिटी का डिमांड या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। अगर 40 पीस का डिमांड हो रहा था पहले, तो अगर प्राइस बढ़ा है तो हो सकता है कि डिमांड 40 पीस से घट के 30 पीस हो जाए, या प्राइस घटा है तो 40 पीस से बढ़ के डिमांड 50 पीस हो जाए। यानी कि डिमांड का नंबर्स में बढ़ना या घटना को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो ये तो हो गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। अब हम सबसे पहले यह समझते हैं कि हम जिन गुड्स का, जिन कमोडिटीज का डिमांड करते हैं, अगर हम कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में बात करते हैं, इफ वी आर कंज्यूमर, तो हम कंज्यूमेबल गुड्स का ही डिमांड करेंगे। तो यहां जो कंज्यूमेबल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स होते हैं, पहले हमको उनकी 3 कैटेगरीज जो होती हैं उनको समझना पड़ेगा। जो पहली कैटेगरी में गुड्स आते हैं उसको हम बोलते हैं नेसेसरी गुड्स, अनिवार्य वस्तुएं। मतलब गुड्स विच आर नेसेसरी टू सर्वाइव, मतलब ऐसे सामान, ऐसी चीजें जो जीवन यापन के लिए, जो जीने के लिए आवश्यक है। तो एक इंसान को जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है? बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान। तो फूड चाहिए, क्लोथ चाहिए, शेल्टर चाहिए। इन 3 चीजों के बिना इंसान का जीवन वो बहुत कठिन होता है। इनके बिना इंसान जी ही नहीं सकता, सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अभी मोटा मोटी लिस्ट इस तरह से बनता है: भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन। ये सारी चीजें आज के युग में जो है अनिवार्य मानी जाती है, नेसेसरी मानी जाती है। तो जो भी गुड्स इनकी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं राइस, चावल, तो चावल जो है अनिवार्य वस्तु की कैटेगरी में आएगा, अनिवार्य वस्तु के लिस्ट में आएगा। अगर मैं बोलता हूं सॉल्ट, नमक, तो ये भी अनिवार्य वस्तु है, जरूरी है, इसके बिना जी नहीं सकते। आयोडीन तो उसी से मिलता है हमें, और खाने में जायका भी उसी से आता है। अच्छा, अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो वो भी अनिवार्य वस्तु की कैटेगरी में आएगा, ये भी अनिवार्य है, ये भी जरूरी चीज है। तो ये तो पहली कैटेगरी थी। अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कंज्यूमेबल गुड्स की दूसरी कैटेगरी है। वो है आरामदायक वस्तु, यानी कि कंफर्ट गुड्स। जैसे
मैं जिस सोफे पे बैठा हूं ये बैठने के लिए आरामदायक है, मैं जमीन पे भी बैठ सकता था, लेकिन जमीन में बैठने से ज्यादा आराम मुझे इसमें मिल रहा है, तो ये आरामदायक वस्तु है। अगर मेरे कमरे का एसी ऑन है तो एसी जो है आरामदायक वस्तु है। बिना एसी के इंसान जिंदा नहीं रह सकता या बिना फर्नीचर के इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ऐसी बात नहीं है, इनके बिना जिया जा सकता। बट हमारे लाइफ में जब इनका समावेश होता है, जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो लाइफ इजी हो जाता है। मसाला पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करना, सीढ़ियों के बजाय एलिवेटर का इस्तेमाल करना किसी फ्लोर में पहुंचने के लिए, या फिर किसी तरह के वाहन का इस्तेमाल करना, स्कूटर का इस्तेमाल करना, बाइक का इस्तेमाल करना, तो ये सारी चीजें जो हमारे जीवन को आसान बनाती, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना, तो ये सारी चीजें जो है इनके समावेश से हमारा जीवन जो है आसान हो जाता है, ये हमें कंफर्ट देती है। तो इस तरह की जो वस्तुएं हैं, इस तरह के जो गुड्स है, ये कंफर्ट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा कैटेगरी है, तो तीसरा कैटेगरी को हम लग्जरियस गुड्स बोलते हैं, विलासिता संबंधी वस्तुएं। मतलब ये ऐसी वस्तुएं होती है जिनका इस्तेमाल एक कंज्यूमर इसलिए करता है ताकि शो ऑफ कर सके, मोटा मोटी तौर पे। मतलब ऐसी चीजें जो सोसाइटी में हमें रेपुटेशन देती है। अगर आप बहुत रिच हो तो आपके पास अगर मर्सिडीज है तो आपने मर्सिडीज इसलिए लिया है ताकि वो एक तरह का दिखावा ही है, ताकि आप सोसाइटी में दिखा सके कि मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से जो बहुत महंगी चीजें होती हैं या जिनका प्रयोग जो है सोसाइटी में रेपुटेशन दिखाने के लिए किया जाता है, तो उन सारी चीजों को हम लग्जरियस गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये तीन तरह की चीजों का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड तो लगेगा ही। लॉ ऑफ डिमांड जो है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आपको पता होगा, इफ प्राइस रेज देन डिमांड फॉल, इफ प्राइस फॉल देन डिमांड रेज। तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि क्या ये जो तीन टाइप की वस्तुएं हैं, इनमें कौन सा इलास्टिक है और कौन सा इनइलास्टिक। तो इलास्टिक हम उस गुड्स को बोलेंगे जिसपे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, और इनइलास्टिक उस गुड्स को बोलेंगे जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, यानी कि अगर उस गुड्स का प्राइस बढ़ भी जाए तो उसका डिमांड में कमी नहीं आने वाली। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो पहला कैटेगरी था हमारा नेसेसरी गुड्स से। तो जो नेसेसरी गुड्स होती है उस पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। जैसे एग्जांपल लेते हैं दवा का। अभी सपोज करो कि कोई बंदा अगर बीमार है, डॉक्टर ने उसे दवाई लिख कर दी है कि सुबह दोपहर शाम एक गोली लेनी है। जब दूसरी मर्तबा वो दवा लाने को जाता है और मान लो कि उस दवा का कीमत जो है बढ़ गया, तो क्या करेगा वो? अब दिन भर में 3 लेने के बजाय क्या वो उसका कंजप्शन 3 से 2 कर देगा? ऐसा कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकता। और अगर इत्तेफाक से उस दवाई का दाम अगर कम हो गया है, तो क्या आप दिन भर में वो 5 खा लेगा? ऐसा नहीं कर सकता। उसे वो जो सर्टेन अमाउंट है उसका, उसी अमाउंट में उसको लेना पड़ेगा। नमक के साथ भी वही बात है। नमक का कीमत अगर कम हो गया तो उसका डिमांड नहीं बढ़ता, क्योंकि उसका जो कंजप्शन का जो क्वांटिटी है वो इनडिफरेंट होता है, वो लिमिटेड होता है। तो ये इस तरह की चीजें हैं जिस पे डिमांड का जो लॉ है, मांग का नियम, वो काम नहीं कर रहा है। इसलिए जो नेसेसरी गुड्स है, अनिवार्य वस्तु है, वो इनइलास्टिक होती हैं, प्राइस इनइलास्टिक, यानी कि मूल्य का इन पर प्रभाव, इनके मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब आगे बढ़ते हैं, जो कंफर्ट गुड्स है, तो कंफर्ट गुड्स जो है वो इलास्टिक होती हैं। अभी सपोज करो अगर बाइक का कीमत घट गया है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, एसी का कीमत कम हो गया है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो ये जो है कंफर्ट गुड्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये पूरी तरह से इलास्टिक होती है, क्योंकि इनका प्राइस अभी मान लो कि एसी का कीमत अगर घट गया, अभी अगर 40,000 में एसी मिलता, अगर एसी 20,000 में मिलने लगे तो बहुत सारे लोग खरीदने लगेंगे। तो ये जो कंफर्ट गुड्स होते हैं ये पूरी तरह से इलास्टिक होते हैं, क्योंकि इस पे जो है मांग का नियम वो काम कर रहा है। तीसरे गुड्स की तरफ चलते हैं हम, विच इज लग्जरियस गुड्स, विलासिता संबंधी वस्तु। ये उस कैटेगरी के गुड्स है जो सोसाइटी में रहने वाले रिच कैटेगरी के लोग इसको खरीदते हैं। इनके पास इतना पैसा होता है कि इसका कीमत अगर थोड़ा घट बढ़ भी जाता है तो डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी सपोज करो कि एक कार है, लैंड क्रूजर मान लो उस कार का नाम है, एक लग्जरी गाड़ी है वो लैंड क्रूजर, आपको पता होगा। तो अभी मान लो कि उसकी कीमत जो है 40 लाख रुपया है, अगर, हालांकि उससे ज्यादा कीमत की भी होती है, मान लो कि 40 लाख रुपया उसका कीमत है, ऐसा एग्जांपल लेते हैं हम। तो अगर उसका कीमत 50,000 रुपया कम हो जाता है तो फिर भी 39,50,000 तो उसका कीमत है, तो क्या हम और आप लैंड क्रूजर का डिमांड करने लगेंगे? उसका डिमांड क्या बढ़ जाएगा मार्केट में? नहीं बढ़ेगा।
या फिर अगर उसका वैल्यू बढ़ जाता है 1 लाख रुपया, अगर 40 लाख से 41 लाख हो गया, तो उस कैटेगरी के लोग जो 40 लाख खर्च कर सकते हैं, 1 लाख उनके लिए कुछ नहीं है। तो ये लग्जरियस गुड्स जो होता है, इनका भी जो डिमांड है वो इनलास्टिक होता है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये 3 अलग अलग तरह के गुड्स हैं। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं किसी भी गुड्स के बारे में। अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो कुछ चीजों की नाम दे दी गई होती है कि बताएं कि इनमें से किसका मांग जो है वो लोचदार होता है, किसका जो डिमांड है वो इलास्टिक होता है, कुछ चीजों का नाम है। तो आप सोच सकते हैं इस तरह से कि वो किस कैटेगरी में आ रही हैं। अगर वो अनिवार्य गुड्स की कैटेगरी में आ रही है तो वो इनलास्टिक होगी, और अगर आरामदायक की कैटेगरी में आ रही है तो वो इलास्टिक होगी, और अगर लग्जरियस की कैटेगरी में आ रही है तब भी वो इनलास्टिक होगी। इस तरह से आप उसका आंसर कर सकते हो। अगर इस डिस्कशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा